Good morning, students. In our previous class on chemical kinetics, we studied about the definition of rate of a chemical reaction. What are the different ways we can measure the rate of a chemical reaction graphically as well as mathematically, and how to express the rate of a chemical reaction. In today's class, we will study about the different factors that affects the rate of a chemical reaction. रेट ऑफ रिएक्शन से हम ये समझते हैं कि कोई भी रिएक्शन फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। तो वो कौन सी बातें हैं जो किसी भी रिएक्शन के स्पीड को, रेट को डिटरमाइन करे, मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स, जिनसे केमिकल रिएक्शन के रेट पर असर पड़ता है। आज हम उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, दूसरा है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्शन शुरू ही होता है रिएक्टेंट से, तो इनका नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह का रिएक्टेंट है और इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, इनका फिजिकल स्टेट क्या है। इन सारी बातों पर एक केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। सो पहला हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, इसे हम और डिटेल्स में अभी आगे पढ़ेंगे। दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, वेदर रिएक्टेंट्स हमने जो किसी भी रिएक्शन में लिया है वो लम्प्स के फॉर्म में लिया है, वो या फिर छोटे छोटे पीसेस में लिया है, या बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में लिया है। अगर हमने लम्प्स में लिया है तो उसका सरफेस एरिया कम होगा। अगर हमने उसे ही पाउडर बना के पाउडर फॉर्म में हमने उसे रिएक्शन में इस्तेमाल किया है तो हम कहेंगे कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो सरफेस एरिया ज्यादा हो या कम हो, इस पर भी रिएक्शन के रेट पर असर पड़ता है। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करने में। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है या डिक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ता है। चौथा फैक्टर है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप जानते हैं क्या होता है, वो वैसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन उस पे कोई केमिकल चेंजेस नहीं आते हैं। इट ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस से केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ता है, यह हम सभी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कैसे ये इंक्रीज करता है रिएक्शन के रेट को, हम इस चैप्टर में, इस लेसन में देखेंगे। और पांचवा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से यूजुअली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में, सभी रिएक्शंस में नहीं। तो क्यों बढ़ता है इसे हम ग्राफिकली समझेंगे, और एक इक्वेशन है अर्हेनियस इक्वेशन, जिसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे टेम्परेचर का असर रेट ऑफ रिएक्शन पर पड़ता है। तो मेनली ये 5 फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, बट इनके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स है, जैसे प्रेशर हुआ, या सॉल्वेंट का नेचर हुआ, या अगर हम कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी कितना है, इस पर भी रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंस रहता है। तो बेसिकली हम अपने इस कोर्स में इन 5 फैक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और इन्हें डिस्क्राइब करेंगे, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बढ़ते हैं या चेंज होते हैं या घटते हैं, कैसे इनका रेट ऑफ रिएक्शन पर असर पड़ता है। Let us now try to understand each of these factors one by one and how do they affect the rate of a chemical reaction. So the first factor that affects the rate of any chemical reaction is the nature of the reactants. So let us take some examples to understand this concept. जैसा कि आप जानते हैं कि लकड़ी को अगर हम जलाएं तो वो बहुत तेजी से जलता है, सूखी लकड़ी बहुत तेजी से जलता है, मतलब वुड का कॉम्बशन बहुत ही हाई रिएक्शन रेट शो करता है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम एक दूसरे रिएक्शन को इसके साथ कंपेयर करें, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो इन दोनों ही रिएक्शन है, एक कंबशन रिएक्शन है, दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। वुड का जलना कंबशन रिएक्शन है, जबकि आयरन में जंक लगना रस्टिंग, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ है, एक स्लो हो रहा है, दूसरा फास्ट है। द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द इनिशियल मटेरियल दैट वी आर कंसिडरिंग। द रिएक्टेंट्स इन बोथ द केसेस आर डिफरेंट। वुड में कंबशन के दौरान
वुड में मौजूद कार्बन एंड जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, they are actually undergoing oxidation to form carbon dioxide and other gases. But in case of rusting, what is happening? Iron is reacting with moisture and oxygen and is getting converted to iron oxide. तो यहाँ difference कहाँ है? Difference is in the nature of the reactants. So reactants अगर different nature के हो, उनका physical state अलग हो या उनके chemical properties अगर अलग हो, तो इससे किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. इससे कोई रिएक्शन फास्ट हो सकता है, कोई रिएक्शन स्लो हो सकता है. तो सबसे मेन कारण यही होता है कि रिएक्टेंट्स का नेचर क्या है. एक और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं. ये एक रेडॉक्स रिएक्शंस है. दोनों ही रेडॉक्स रिएक्शन है. अगर आप ध्यान से देखें तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, यू सी परमैंगनेट आयन दोनों केसेस में, दोनों रिएक्शन में हमने परमैंगनेट आयन का यूज किया है, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट. दिस इज बेसिकली एन आयनिक रिएक्शन और इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमने यूज किया दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट. तो ये परमैंगनेट आयन इज एक्चुअली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर and the reaction is taking place in acidic medium. In this first reaction which is fast, iron is acting as a reducing agent. और अगर आप देखेंगे तो आयरन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है. देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग. द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज इंक्रीजिंग मींस आयरन का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है. इसका मतलब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है और इसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? परमैंगनेट आयन. So now what happens in both the cases, you see the oxidizing agent is same but the reducing agents are different. In the second example we have oxalate ion as the reducing agent. तो पहला रिएक्शन फास्ट है, दूसरा रिएक्शन स्लो है. तो क्यों ऐसा डिफरेंस हुआ? रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट्स की तरफ ध्यान दें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम है, मीडियम भी एसिडिक है, मतलब H+ आयन लिया हुआ मतलब मीडियम भी एसिडिक है. The only difference lies is in the nature of these two, that is the reducing agents. एक में हमने आयरन लिया है, वो भी फेरस स्टेट में, और दूसरे में हमने ऑक्सलेट आयन लिया है. तो ये दोनों ही एग्जाम्पल ये शो करते हैं कि अगर रिएक्टेंट्स के नेचर में डिफरेंस है तो केमिकल रिएक्शन का स्पीड भी डिफरेंट होगा. So rate of reaction depends upon the nature of reactants that we have taken. And that is why some reactions are fast while some are slow. Normally देखा गया है कि solid state में जितने भी reactions होते हैं वो liquid state के reaction से थोड़े से ज़्यादा slow होते हैं और liquid state के reactions gaseous state के reaction से slower होते हैं. तो ये एक general rule of thumb है, but not necessarily it will be applicable to every chemical substance that we come across. बहुत सारे exceptions भी हैं chemistry में. तो basically ये हुआ कि nature of reactants plays an important role in deciding the rate of a chemical reaction. Whether a chemical reaction will be slow or it will be fast depends a lot upon what kind of reactants we have taken. उनका molecular structure क्या है, उनका physical state क्या है, उनका chemical composition क्या है, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है. ठीक है, सो ये पहला फैक्टर था नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स. इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं. मैग्नीशियम मेटल को हमने यहाँ पे रिएक्ट कराया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या किसी भी एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं, बट हमने यहाँ स्पेसिफिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है. इससे क्या हो रहा है? मैग्नीशियम का सॉल्ट बनेगा Mg2+ आयन के फॉर्म में एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड. तो इस रिएक्शन में आप जानते हैं मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड इट इज जनरली फाउंड इन नेचर इन सॉलिड स्टेट. तो मैग्नीशियम का लंप अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दें तो ये पिक्चर कुछ उस तरह का रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है कि एक लंप में सरफेस एरिया ज्यादा नहीं होता है. अगर हमने लंप डाला तो ये जो H+ आयन्स हैं, ये रेड सर्कल्स जो आपको दिख रहे हैं, रेड स्फीयर्स, रेड डॉटेड स्फीयर्स, दीज रिप्रेजेंट्स द H+ आयन्स. तो ये जो सेंट्रल पार्ट है या जो बल्क फेज है मैग्नीशियम मेटल का, उस पर H+ आयन्स के साथ रिएक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि लंप के सेंटर तक H+ आयन को पहुंचने के लिए पहले मैग्नीशियम के लंप को टूटना जरूरी है, तब सेंट्रल पार्ट में भी H+ आयन्स का रिएक्शन संभव है.
तो लंप डालने से क्या हो रहा है कि कम सरफेस एरिया मिल रहा है H+ आयंस को रिएक्ट करने के लिए। तो इसीलिए सरफेस एरिया अगर कम हो तो दो रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शंस बहुत इफेक्टिव नहीं होता, इसीलिए रिएक्शन स्लोली प्रोसीड करता है। अब इसी रिएक्शन के रेट को अगर हम बढ़ाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस लंप को तोड़ दें। पहले ही डालने से पहले, मतलब रिएक्शन शुरू करने से पहले ही आप छोटे छोटे पीसेस में मैग्नीशियम के मेटल को HCl में डालें, या फिर और बढ़िया रहेगा अगर आप उसे पाउडर्ड फॉर्म में HCl में डालें। पहले उसका पाउडर बना के फिर उसे HCl के साथ रिएक्ट कराएं। पाउडरिंग करने से या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने से इस बड़े से लंप को सरफेस एरिया बढ़ जाता है। You know, this is a very common thing. Surface area increases if you take the powdered form of any solid rather than taking the lump form or small bits. ठीक है, तो पाउडर कर देने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है सॉलिड का, और उससे क्या होता है कि रिएक्टेंट्स के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, किस तरह से होता है, उसके पीछे का मैकेनिज्म है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और इस तरह के कोलिजन से ही प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये एक थ्योरी के अनुसार होता है जिसे हम कोलिजन थ्योरी कहते हैं। इस चैप्टर में आगे आपको कोलिजन थ्योरी के बारे में भी पढ़ना है, बट एक छोटा सा उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि रिएक्टेंट्स आपस में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट पार्टिकल्स, दे कीप ऑन कोलाइडिंग विथ ईच अदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। तो कोलिजन तभी इफेक्टिव होगा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, सभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। तो कांटेक्ट में आने के लिए इस तरह से हमें सरफेस एरिया बढ़ाना जरूरी है। तो इसी रिएक्शन के रेट को अगर हम फास्ट करना चाहें तो हमें सिर्फ इतना करना होगा कि मैग्नीशियम के लंप को HCl में नहीं डालकर मैग्नीशियम के लंप को छोटे छोटे पीसेस में हम तोड़ दें और फिर डालें, या फिर मैग्नीशियम को हम पाउडर्ड फॉर्म में एसिड में डालें, तो रिएक्शन बहुत ही तेजी से संभव होगा, प्रोसीड करेगा। सो ये था सरफेस एरिया के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन। इफ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एनी सॉलिड स्टेट रिएक्टेंट्स, then what will happen? The rate of reaction will increase. And this is a very general rule. Whenever reactants are in solid state, if you increase the surface area, then it will increase the rate of that particular reaction. The next factor that affects the rate of any chemical reaction is the concentration of reactants. Concentration of reactants के बारे में हमने definition of rate of reaction में पढ़ा था अपने previous class में, that rate of reaction is defined as decrease in concentration of reactants with time or increase in concentration of products with time. So अगर एक general rule बोला जाए तो rate of any chemical reaction is directly proportional to the concentration of the reactants. Now what happens actually is, now consider this graph that depicts the rate of a chemical reaction. इसे हम graphically express करते हैं in terms of increasing concentration of the products with time or decreasing concentration of the reactants with time. Reagents मतलब reactants. तो ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को शो करने के लिए कि कैसे दोनों के कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं विथ टाइम, हम इस तरह से शो करते हैं, और यहीं से एक रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है जिसके तहत रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ऐसा देखा गया है कि जनरली विथ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ साथ डिक्रीज करता है। हम जानते हैं शुरू में हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन 0 होता है, बट जैसे ही टाइम बीतने लगता है रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में कमी आती है, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है जबकि प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो इसी के साथ रिलेट करते हुए ऐसा देखा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स विथ टाइम। नाउ ये तो हुई एक बात कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर, बट अगर हम किसी भी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें या दोनों के ही या जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, तो उस पर रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा, इस इंक्रीज या इस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा। इसे समझने के लिए हमें कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स को थोड़ा सा फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। कोलिजन थ्योरी के अनुसार रिएक्टेंट्स
के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और तब जाके वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं आफ्टर क्रॉसिंग अ सर्टेन एनर्जी बैरियर। इससे आप अभी ज़्यादा परेशान ना हो, कोलिजन थ्योरी को हम आगे भी डिस्क्राइब करेंगे। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट कोलिजन थ्योरी इज ऑल अबाउट, बिकॉज यहाँ इस पॉइंट को समझने के लिए हमें कोलिजन थ्योरी का सहारा लेना पड़ेगा। So what collision theory tells us about reaction rate is that whenever two or more reactants are undergoing a particular chemical reaction, their molecules undergo collision. And this collision then leads to the formation of products after these reactant molecules crosses a certain energy barrier. तो जितना हम concentration reactants का बढ़ाते जाएंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच का कोलिजन का रेट भी बढ़ता जाएगा, कोलिजन का फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने कोलिजन्स हो रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, उसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का बढ़ाते जाएंगे, रिएक्टेंट्स के बीच के कोलिजन का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता जाएगा, और जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना ही रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि ऐसा होना चाहिए, और ऐसा ऑब्जर्वेशन के साथ हमें एक्सपेरिमेंट्स के साथ इस तरह के ऑब्जर्वेशन मिले भी हैं। तो जनरल रूल ऑफ थंब इज इफ यू डिक्रीज the general rule of thumb is as time progresses, as the reaction progresses and the concentration of the reactants decreases, the rate of reaction also decreases. But if we increase the concentration of any of the reactants that are undergoing the reaction, then that will increase the rate of reaction because of increase in collision frequency. So ये रही बात concentration of reactants की. So this was the third factor which affects the rate of a chemical reaction. The next factor and a very important factor is the presence of catalysts. Catalyst के बारे में हम सभी जानते हैं, they are the substances which increases the rate of a chemical reaction without itself participating in the reaction. मतलब इनका खुद का कोई chemical change नहीं होता during the reaction, they only just cause an increase in the rate of the reaction. यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है समझने के लिए कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या अंतर पड़ेगा अगर हम एक रिएक्शन को कैटलिस्ट के साथ करें या कैटलिस्ट के बिना करें। तो यहाँ रिएक्शन हमने लिया है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट का। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज करके हमें पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस देता है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस इफ वी आर नॉट यूजिंग एनी कैटलिस्ट, ठीक है, कोई कैटलिस्ट अगर हमने यूज नहीं किया तो रिएक्शन नॉर्मली बहुत स्लो होता है। बट अगर हम इसमें थोड़ा सा मैंगनीज ऑक्साइड डाल दें MnO2, तो रिएक्शन को फास्ट होते हुए देखा गया है। So experimentally it has been proved that adding catalyst to a particular reaction, adding a suitable catalyst to a particular reaction will increase the rate of that reaction. ऐसा नहीं है कि जो catalyst हम इस reaction में use करें उसे हम किसी दूसरे reaction में भी use करें तो उस reaction का भी rate fast हो जाएगा। Catalyst के nature के हिसाब से catalyst बहुत ही specific होते हैं, तो एक particular reaction में हम एक particular तरह का ही catalyst हम usually add करते हैं, और ये reaction to reaction vary करता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, दैट इज फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, इट हैज बीन फाउंड दैट इफ यू एड अ लिटिल अमाउंट ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड टू इट, then the rate of the reaction increases. Otherwise, for an uncatalyzed reaction, the rate is usually slow. तो ऐसा क्या हो रहा है कैटलिस्ट डालने पर, क्या चेंजेस हो रहे हैं अंदर ही अंदर जिस वजह से रिएक्शन का रेट अचानक बढ़ जाता है कैटलिस्ट डालने से? ये क्लियर होगा आपको इस ग्राफ से। इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ this graph is actually indicating the progress of reaction with and energy of the reactants and the products. You know that when a reaction proceeds, the energy of the reactants constantly changes. जितने भी reactants हमने लिए हैं उनके energy में changes आते हैं। तो suppose कीजिए अभी reaction इस point पे जब है तो reactants का energy ये है शुरुआत में, जैसे ही वो उनके बीच कोलिजन होता है या उनके बीच रिएक्शन होता रहता है तो उनका एनर्जी इंक्रीज करता है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेट on this blue line as you can see in this graph. So reactants under normal condition, as they are reacting, their energy is increasing. Ultimately it reaches a maximum point and then finally it starts falling off. So according to the different theories of reaction rates,
ये एक ऐसा अगर हम कोलिजन, दो तरह के एक्चुअली थ्योरीज होते हैं, कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ठीक है, तो अब दोनों ही थ्योरी में एक ही बात बताई गई है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो उनका एनर्जी इंक्रीज करेगा टू अ सर्टेन मैक्सिमम पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी और द एनर्जी बैरियर। जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस बैरियर को क्रॉस नहीं करते तब तक प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता। तो इस पॉइंट तक पहुंचना बहुत जरूरी है, तभी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने शुरू होते हैं। तो और जैसे ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्शन शुरू होता है तो एनर्जी भी फॉल करता है। फॉल करते हुए जैसे ही स्टेबल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, स्टेबिलिटी अमाउंट्स टू लोअरिंग ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही स्टेबल प्रोडक्ट्स बनने लगते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट्स का एनर्जी कम हो गया। सो नाउ द प्रोडक्ट्स व्हेन दे हैव बीन फॉर्म्ड कंप्लीटली, देयर एनर्जी इज कंसिडर्ड टू बी क्वाइट लो। सो इस तरह से एक रिएक्शन प्रोग्रेस करता है, और ऐसे ही हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। Now this blue line indicated a reaction which was taking place without any catalyst. मतलब ये uncatalyzed reaction जो हो रहा था decomposition of potassium chlorate का, समझ लीजिए ये वो reaction है। अब हमने थोड़ा सा MnO2 डाल दिया, MnO2 डालने से रिएक्शन फास्ट हो गया। कैसे फास्ट हो रहा है, इस रेड लाइन पे अब आप फोकस करें। रिएक्शन जैसे ही हमने MnO2 डाला तो ये जो एनर्जी बैरियर था, आप देख रहे हैं इसका हाइट कम हो गया। पहले इसका हाइट यहां से यहां तक था, मतलब इफ यू कंसिडर दिस टू बी द मीन पोजीशन ऑफ दिस, देन यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस था। इस डिफरेंस ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को भी हमें आगे बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, सो आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग इट मच हियर। ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन दिस पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट एंड द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट कितना हाई था, जैसे ही कैटलिस्ट डाला ये एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर गया, तो एक नया बैरियर क्रिएट हुआ। पहले बैरियर यहाँ था, एनर्जी बैरियर, अब बैरियर यहाँ आ गया है, बैरियर का पॉइंट अब नीचे आ गया है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हैज बिन लोअर्ड बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। और इससे क्या हुआ, बैरियर कम होने से रिएक्टेंट्स अब जल्दी इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे, जल्दी बैरियर क्रॉस करेंगे तो प्रोडक्ट्स जल्दी बनेंगे, यानी रिएक्शंस भी फास्ट होंगे। तो the main function of a catalyst is to lower the activation energy of any reaction, and that provides an alternate pathway for the reactants to cross the energy barrier and form the products. तो ये पहले ये पाथ था, जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ तो ये नया पाथ क्रिएट हो गया। अब रिएक्टेंट्स को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, दिस एनर्जी बैरियर has been lowered, so the reactants can easily cross this barrier and can form the products. So this is what happens when you add a catalyst to any reaction. This is how the rate of reaction increases, that is by lowering of activation energy. So ये था हमारा चौथा factor, catalyst का presence. So the last factor is temperature, which affects the rate of a chemical reaction. टेम्परेचर किस तरह से केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है, इसे समझने के लिए हम फिर से रिकॉल करेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स को, जिसमें मैंने बताया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, फिर एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं और तब प्रोडक्ट बनता है। तो अगर कोलिजन हो रहा है इसका मतलब मॉलिक्यूल्स मोशन में है, मॉलिक्यूल्स मोशन में है मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, और अगर काइनेटिक एनर्जी है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। According to this formula, where kinetic energy is, we know this general formula for kinetic energy, but there is another formula that is 3 kT, where small k is Boltzmann constant and T is the temperature. So kinetic energy is also equal to 3 kT. अब इस relationship से आप देख ले, kinetic energy temperature के directly proportional होता है, यानी अगर हम temperature बढ़ाएंगे तो reactant molecules के kinetic energy में भी increment होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा मॉलिक्यूल्स का तो मॉलिक्यूल्स और फास्ट मूव करेंगे, अगर फास्ट मूव करेंगे तो कोलिजन्स भी जल्दी जल्दी होंगे। इसका मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में पहले जो कोलिजन हो रहे थे टेम्परेचर बढ़ाने से पहले, उससे नंबर ऑफ कोलिजन्स सेम टाइम में बढ़ जाएंगे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। इसका सीधा सा हिसाब है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट हैपेंस, the number of collisions per unit time of the number of collisions of reactant molecules per unit time will increase, and that will lead to more successful collisions,
और जितना ज़्यादा कोलिशन फ्रीक्वेंसी होगा रिएक्शन रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। और इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्टेंट का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर, कोलिशन फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर रिएक्शन रेट में भी इंक्रीमेंट हो जाता है। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि नॉर्मली अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस राइज करवाएं, किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर को अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो रिएक्शन का रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और इसको एरहेनियस इक्वेशन से भी मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, इस रिलेशनशिप को, कि 10 डिग्री बढ़ाने पर डबल कैसे हो रहा है रेट। तो एरहेनियस इक्वेशन है स्मॉल k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। यहाँ सभी टर्म्स के मतलब हैं k is the rate constant for the reaction, T is temperature, A is Arrhenius constant and R is gas constant and EA is the activation energy। तो Arrhenius इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप भी क्लियर होता है। एक एग्जांपल हम लेंगे जिससे हम इसे समझ सकते हैं। सपोज कीजिए एक रिएक्शन है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर पहले प्रोसीड कर रहा था। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर इन सारे कांस्टेंट्स के वैल्यूज जब हम पुट करेंगे और टेम्परेचर का भी वैल्यू जब हम 20 डिग्री सेल्सियस यानी 293 केल्विन हम यहाँ पुट करेंगे तो k का वैल्यू आता है, आप एक बार फिर से फॉर्मूला देख ले, k इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो इस अभी जो एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ उसमें इस एक्सपोनेंशियल पार्ट को सॉल्व किया गया है। ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल पार्ट को जब हम सॉल्व कर रहे हैं टेम्परेचर के वैल्यू को पुट करके तो हमें मिलता है 1.21 into 10 to the power minus 9 if we put the value of temperature to be 293 because rest of the things are constant and EA for this particular reaction is given to be 50,000 joules। So 50,000 जूल हमने पुट किया, सपोज कीजिए EA का वैल्यू, R का वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमने पुट कर दिया 293। सो द वैल्यू फॉर that rate constant comes out to be 1.21 into 10 to the power minus 9। यहाँ A यानी Arrhenius constant का वैल्यू हमने अभी 1 लिया है। अब हम सपोज करें कि रिएक्शन के टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं बाई 10 डिग्री सेल्सियस टू 303 केल्विन, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। अब एक्सपोनेंशियल के वैल्यू पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। अब टेम्परेचर का वैल्यू हम पुट करेंगे 303 एंड सो सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग 2.38 into 10 to the power minus 9। Now these two, compare these two values. This value is almost the double of this value. I won't say it is exactly double, but it is almost double. So इसलिए इस तरह का ही कुछ जब बाकी के जितने भी रिएक्शंस केमिस्ट्री में है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, सभी पर इस तरह का स्टडी करके देखा गया है कि मोस्टली 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल होता है। और इसी चीज को, इसी बात को कंफर्म करता है Arrhenius इक्वेशन बाय सॉल्विंग इट मैथमेटिकली। सो बट जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ये जनरल रूल ऑफ थंब है, इट इज नॉट नेसेसरीली टू बी अ लॉ। ये एप्लीकेबल है मैक्सिमम रिएक्शंस के लिए, नॉट फॉर ऑल रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो टेम्परेचर पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते, उनके केस में ये जो रिलेशनशिप है कि 10 डिग्री बढ़ाने पर रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा, ये बिल्कुल भी शो नहीं करता। तो ये थे पांचों फैक्टर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन, जो पांचों फैक्टर्स रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। इन पांचों के अलावा देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, दैट इज प्रेशर, सॉल्वेंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एटसेट्रा, जिसे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इनका बहुत जनरल रूल निकल के नहीं आता है। देर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस depending upon the reaction conditions and the type of reaction that is undergoing। तो आप इसे दूसरे बुक्स में रेफर करके थोड़ा देख लें कि किस तरह से प्रेशर, सॉल्वेंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट किन किन रिएक्शंस में रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, प्रेशर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वी आर कंसिडरिंग गैसियस रिएक्टेंट्स। जब ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में है तो वहां प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो लेकिन मैक्सिमम रिएक्शन, मतलब सभी रिएक्शंस तो गैसियस होते नहीं है, कुछ लिक्विड स्टेट में होंगे, कुछ हेट्रोजीनस होंगे, कुछ सॉलिड स्टेट में होंगे, तो लाइक दैट। इसीलिए इनका बहुत वाइड एप्लीकेबिलिटी नहीं है, बट ओनली अप्लाइज टू दोज रिएक्शंस वेयर गैसियस मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड। तो ये थे पांचों फैक्टर्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स,
surface area of reactants, concentration of reactants, catalysts, and temperature. So altogether, these 5 greatly affects the rate of a particular reaction. So this was all about today's lesson. Thank you, everyone.